नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सर्टन है कि यहाँ पे जो बाइडन ही अगले राष्ट्रपति होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। नाउ इसी संदर्भ में हम आपके साथ इस पर्टिकुलर विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बाइडन की प्रेसिडेंसी व्हाट विल इट मीन फॉर चाइना इन पर्टिकुलर, एंड इसी के संदर्भ में इसके बाद आगे जाके जो एशिया के देशों के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से चेंज हो सकता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर जो बाइडन। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। इस ऐप पे दिवाली अवसर पे चलाई जा रही है बहुत बड़ी सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करवाया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। दैट इज द यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स विच यू कैन इजीली कंप्लीट इन मेयरली 12 to 13 days। राइट, सो वी विल डू द डिस्कशन वन बाय वन। सबसे पहले बाइडन एंड टीपीपी यानी कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। आपको इसके बारे में आई एम श्योर मालूम होगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो बहुत ही बड़ा समझौता था, ये साइन किया गया था फरवरी 2016 में। उस टाइम पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे बराक ओबामा, और इन्होंने ही इसको नेगोशिएट करवाया था। मेनली ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने ही नेगोशिएट करवाया था, और यहाँ पे कुल मिला के 12 कंट्रीज थी जो कि टीपीपी का हिस्सा बनी थी। इस पर्टिकुलर मैप में आप देख सकते हैं, इसमें जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का मतलब क्या था कि जो भी कंट्रीज पैसिफिक में पाई जाती हैं, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, पेरू, चिली, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, वियतनाम, जापान, ये सभी कंट्रीज थी। इंपॉर्टेंट टू नोट, चाइना इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था, राइट। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया गया 2016 के एंड में, इन्होंने अगले ही साल इस चीज को अनाउंस कर दिया था कि हम टीपीपी को यहाँ पे छोड़ने वाले हैं 2017 में, जिसके चलते जो बची हुई 11 कंट्रीज थी उनको यहाँ पे एक नया अग्रीमेंट साइन करना पड़ा, विच वेंट बाय द नेम ऑफ CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इन 2018, जिसमें से आप इसमें से अमेरिका हटा दो तो बाकी जो 11 कंट्रीज थी वो इसमें अभी भी हिस्सेदार थी। नाउ यहाँ पे माना जा रहा था कि जो यूएस का विड्रॉल था वो असल में चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट आगे बढ़ जाता इससे क्या हो रहा था कि ये सभी के सभी कंट्रीज ये आपस में ट्रेड करते। इन इफेक्ट इनका जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो यहाँ पे कम हो जाता, जिसकी वजह से फायदा किसको होता? यूएसए को और बाकी कंट्रीज को। लेकिन जैसे ही यूएसए ने यहाँ से विड्रॉ करने का फैसला सुनाया, ऑब्वियसली चाइना को बहुत खुशी हुई, और चाइना को यहाँ पे ये भी लगा कि यूएसए ने एक तरीके से अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, बिकॉज यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जिट ऑफ द यूएसए फ्रॉम द टीपीपी। नाउ जो बाइडन ने पिछले साल ही इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी थी कि यदि अगले टाइम पे डेमोक्रेट्स यहाँ पे पावर में आते हैं वो डेफिनेटली टीपीपी को रीनेगोशिएट करेंगे और टीपीपी को दोबारा साइन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो बाइडन ने अपनी जो मंशा है, उनकी जो इंटेंशन है, मोटिव है, इसको पिछले साल ही अनाउंस कर दिया था। एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट सर्टन दैट अगर जो बाइडन यहाँ पे बन के आते हैं प्रेसिडेंट, दिस वुड लाइकली सी द न्यू प्रेसिडेंट वांटिंग द यूएसए टू रीजॉइन द मैसिव ट्रेड डील नोन एज द टीपीपी इन सम न्यू फॉर्म। ऑब्वियसली थोड़े बहुत छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट सर्टन है कि टीपीपी यहाँ पे साइन होने ही वाला है। एंड इफ द टीपीपी साइन, चाइना की इकोनॉमी को सबसे बड़ा झटका लग सकता है थ्रू दिस टीपीपी। सेकेंड बात करते हैं यूएस चाइना राइवलरी अंडर बाइडन। अभी तक आपको मालूम होगा जो यूएस चाइना की राइवलरी थी वो काफी स्ट्रांग चल रही थी। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई हैं, जो भी यहाँ पे अभी तक जितना भी नैरेटिव हुआ है अंडर द यूएस इलेक्शंस, फिर भले वो ट्रंप हो फिर भले वो बाइडन हो, दोनों ही यहाँ पे एंटी चाइना स्टैंड्स को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट देयर केम सच अ टाइम जब ट्रंप वांटेड टू शो कि नहीं मैं ज्यादा एंटी चाइना हूं, एंड बाइडन वांटेड टू शो कि नहीं मैं ज्यादा एंटी चाइना हूं। एंड दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-19, जिसके चलते पूरा देश इंक्लूडिंग यूएस, पूरा दुनिया इंक्लूडिंग यूएसए
चाइना को ब्लेम कर रही थी एंड यूएसए सबसे बड़ा विक्टिम था कोविड-19 का, इसीलिए दोनों प्रेसिडेंट्स को कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को दौड़ाना था कि मैं ज़्यादा एंटी चाइना हूं। सो ये चीज़ हम पहले भी देखते आए हैं कि ट्रंप के अंडर भी यहाँ पे एंटी चाइना पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी, लेकिन अंडर बाइडेन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेगा। फिर फर्क क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए नाउ, जैसे हमने बात की कि टीपीपी जब यूएसए ने यहां से विड्रॉ करने की बात की तो चाइना ने यहां पर अपना एक नया एग्रीमेंट पेश किया था आरसीईपी के नाम से, और यहां पे आरसीईपी का कुछ पर्टिकुलर टाइम तक हिस्सा इंडिया भी था, लेकिन इंडिया ने इस साल की शुरुआत में अनाउंस कर दिया था कि हम आरसीईपी में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। और आरसीईपी माना जा रहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होगा, बिकॉज इसमें 1/3 दुनिया की पॉपुलेशन होगी और 1/3 से भी ज्यादा दुनिया की जीडीपी होगी। ठीक है, सो यहां पे ये तरीका था आरसीईपी चाइना के द्वारा कि हम अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहते हैं, राइट। इसी के चलते यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप के अंडर टीपीपी से निकलने के बाद क्या करना शुरू किया, ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था, व्यापार युद्ध शुरू कर दिया था, जिसके चलते कई सारे यहाँ पे टैरिफ्स लगाए गए, कई सारे शुल्क लगाए गए। जो भी चाइनीज व्यापार था, चाइना के जो भी निर्यात होते थे, यूएसए में जाते थे, उन सभी के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था, स्लैपिंग hundreds of billions of dollars in additional tariffs on Chinese goods and making it harder for Chinese companies to do the business in USA। और ये कहानी आज की नहीं है, इसका पूरा टाइमलाइन है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर 2018 फरवरी में शुरू हुई थी और 2020 तक जाके बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी थी। नाउ इस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और यहां पे आप क्लियरली देखें, वेदर ट्रंप और बाइडेन विंस, यूएस चाइना रिलेशंस लुक्स सेट टू वर्सन। लेकिन फर्क क्या है, फर्क केवल और केवल अप्रोच में होगा, ऐसा माना जाता है। जो भी अगला इंसान व्हाइट हाउस में होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप या बाइडेन, लेकिन यहां पर जो अप्रोच है, जो तरीका है, उसमें आपको काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सो यहां पर जो यहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो ट्रेड वॉर चल रही थी, जो शुल्क लगाए जा रहे थे, वो हटाए नहीं जाएंगे, वो कंटिन्यू होंगे, लेकिन उसको लगाने का तरीका शायद चेंज हो जाएगा। सिमिलर लाइंस पे अगर आप देखें, हांगकांग को लेके, ताइवान को लेके और जिंगजियांग को लेके डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वोकल थी, बहुत बातें बोल रही थी कि हांगकांग में चाइना ने गलत किया, मानव अधिकारों का हनन किया। ताइवान में जो कर रही है चाइना, वो भी गलत है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ताइवान के साथ जो यूएसए के संबंध थे वो भी इंप्रूव होना शुरू हुए, राइट। ताइवान को इन्होंने ये भी बोला कि हम ताइवान को यहाँ पे हथियार भी बेच सकते हैं, जबकि ताइवान के साथ यूएसए के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए ऑन द चाइनीज स्टेट मीडिया। सो यहाँ पर अब क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यहाँ पे जो बाइडेन के अंडर भी चीजें तो कंटिन्यू होंगी, लेकिन शायद रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। दिस इज समथिंग जो अब तरीका बदल जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते थे, इसको बैन करो, इसको बैन करो, बट जो बाइडेन के अंडर चीजें बैन नहीं होंगी। यहाँ पे रिसेंटली 25 अक्टूबर की एक डिबेट हुई थी, प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, जो अभी यूएसए में हुई थी। इसमें कहा था, जो बाइडेन का स्टेटमेंट है ये, वी प्ले बाय द रूल्स, यू प्ले बाय देम और यू आर गोइंग टू पे द प्राइस फॉर नॉट प्लेइंग बाय देम इकोनॉमिकली। यानी कि हम आपकी यहाँ पे चीज़ों को बैन नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, लेकिन हम आपके ऊपर शुल्क लगाएंगे, हम आपको इकोनॉमिकली तंग करेंगे। सो जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी वो क्या था, वो एक पॉलिटिकल गेम था, लेकिन बाइडेन के अंडर क्या होगा, इकोनॉमिक गेम होगा। यूएसए चाइना को वहां पे हिट करेगा वेयर इट विल हर्ट द मोस्ट, दैट इज द इकोनॉमी ऑफ चाइना। द रीजन चाइना आज इतनी बड़ी सुपर पावर बनने का दावा कर सकती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी। और यहाँ पे बाइडेन की स्ट्रैटेजी इस तरीके से अलग होगी। सो एज आई वाज सेइंग, ओनली द अप्रोच विल बी डिफरेंट। ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अ कन्फ्रंटेशनल यूनिलेटरल स्ट्रैटेजी विच इज लाइकली टू रेज द टेंशंस। इससे होता क्या है, ट्रंप वाली अप्रोच का अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिवली बात करें, नुकसान क्या होता है कि चाइना को तो आपने एक बार चुप करके बिठा दिया, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से जो टेंशन्स पूरी दुनिया में ये बढ़ जाती हैं कि यूएस और चाइना दुनिया के दो शक्तिशाली देश हैं, ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। सो उसके चलते बाकी आसपास के देश काफ़ी चिंता में आ जाते हैं। लेकिन बाइडेन की जो स्ट्रैटेजी होगी, इट विल बी एज कंसिडर्ड एज मोर प्रिडिक्टेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। सो वो यहाँ पे ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी थी वो इमीडिएट प्रेशर क्रिएट करती थी चाइना के ऊपर, लेकिन बाइडेन की स्ट्रैटेजी इमीडिएट प्रेशर नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म में चाइना को तंग करने की कोशिश करेगी, विच इज आई थिंक द रिक्वायरमेंट राइट नाउ, सो दैट चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। ऑन द सेम नोट यहाँ पे एक और चीज सामने आती है, बिकॉज यहाँ पर
अगर यूएस चाइना की राइवलरी जिस तरीके से ट्रंप के अंडर चल रही थी उसका नुकसान दुनिया को भी था, बिकॉज ये एक लूज लूज स्ट्रैटेजी थी। एक पुरानी कहावत है, वो ये है कि जब दो हाथी लड़ते हैं सो नुकसान सबसे ज्यादा एक्चुअली घास का होता है, राइट। सो यहां पर वो सेम चीज हो रही थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर हो रही थी। एंड होपफुली हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बाइडन के अंडर शायद स्ट्रैटेजी काफी अलग होगी एंड इट विल बी मोर प्रिडिक्टेबल, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर लॉन्ग लास्टिंग, अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रैटेजी, राइट। इसके बाद साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है? साउथ चाइना सी में आप सभी को मालूम है कि यहां पर अपने पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए यूएस और चाइना पिछले कई सारे महीनों से एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन में लगे हुए हैं, ठीक है। कभी भी भिड़ंत हुई नहीं है, लेकिन दोनों ही अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए, शोकेस करने के लिए, कभी कोई ड्रिल करता है, कभी कोई वॉरशिप को भेजता है एंड सो ऑन, राइट। सो यहां पर अगेन यहां पे ऑलमोस्ट चीजें सेम होंगी। यहां पे जो बाइडन की प्रेसिडेंसी है ये माना जाता है कि इट विल ऑलमोस्ट बी कंटिन्यूड ऑन द प्रेडेसेसर्स फुल कोर्ट प्रेस अगेंस्ट बेजिंग, यानी कि जिस तरीके से ट्रंप यहां पे काम कर रहे थे उसी तरीके से बाइडन की प्रेसिडेंसी भी काम करेगी अगेंस्ट बेजिंग। इनफैक्ट जो यूएस की नेवी है, जो उनकी नौसेना है, वो उसी तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऑपरेशंस चलाती रहेगी, वो उनको यहाँ पे रोकेगी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगी कि वो चाइना को एक वैश्विक चेतावनी की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी। ये चीज यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या हो रहा था कि बोथ द कंट्रीज वर कमिंग फेस टू फेस अनडाउटेडली, लेकिन वो ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि चाइना दुनिया भर के लिए एक थ्रेट है, ठीक है। ये चीज शायद बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे कर पाएगी बहुत ही बेहतर ढंग से। सो दिस अगेन एज आई वाज सेइंग कि हो सकता है चीजें जो अभी तक हो रही थी, जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है, लेकिन उनको करने का तरीका बहुत अलग होगा, उनको करने का अप्रोच काफी अलग होगा। ये तो थी चाइना को लेके चीजें। नाउ बाइडन किस तरीके से एशिया के लिए, बाइडन की प्रेसिडेंसी एशिया के लिए क्या मतलब ला सकती है, उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बाइडन एंड एशियाज इमर्जिंग मार्केट्स। नाउ देखिए, एशिया की सभी जो मार्केट्स हैं, सभी जो इकोनॉमीज हैं, जो कंट्रीज हैं, वो एक तरीके से इमर्जिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में फॉल करती हैं। अगर आप पिछले 2-3 दिन से स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट इज लिटरली ऑन अ रैली। अगर आप देखें बैंक निफ्टी, ठीक है, या फिर निफ्टी या फिर सेंसेक्स, इन सभी ने अपने बहुत बड़े बड़े आंकड़ों को पार कर दिया है। निफ्टी ने 12,000 के आंकड़े को पार कर दिया है। 12,000 का आंकड़ा निफ्टी का बिफोर लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के टाइम पे आपको मालूम है मंदी का टाइम चल रहा था, निफ्टी बहुत ही नीचे आ चुका था। निफ्टी हैड कम डाउन टू 10,000, इवन 9,000 लेवल्स पे आ चुका था। सो यहां पर निफ्टी वापस से 12,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। इनफैक्ट माना जा रहा है कि शायद दिवाली तक 13,000 के आंकड़े को भी क्रॉस कर जाएगा, जो कि निफ्टी का लाइफ टाइम हाई होगा। सो यहां पे, और ये मैं आपको कल की बात बोल रहा हूं, थर्सडे की और फ्राइडे की। दिस इज हैपनिंग क्यों? बिकॉज सेंटिमेंट बनता जा रहा है कि शायद जो बाइडन जीतेंगे। सो निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया। सेंसेक्स 500 पॉइंट थर्सडे को, और फ्राइडे आज के दिन भी सेंसेक्स जो है वो 450 पॉइंट से ज्यादा ऊपर गया। अब आप देख सकते हैं सेंसेक्स वापस 41,000 के लेवल्स के आसपास पहुंच चुका है। बिफोर लॉकडाउन सेंसेक्स वाज 42.5, 42,500, अभी 41,145 जा चुका है, और आज शाम तक फिर से 41,400-500 के आसपास पहुंच चुका है। सो सेंसेक्स भी वापस अपने लेवल्स पे आ रहा है। यहां पर क्या माना जा रहा है कि यहां पर जो इंडिया की मार्केट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छा बिहेव कर रही हैं, इन दी होप कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडन जीतेंगे। यही नहीं, अगर आप इन जनरल बात करें सो केवल इंडिया की मार्केट ही नहीं, ओवरऑल एशिया की मार्केट, एज आई वाज टेलिंग यू, सभी की सभी इमर्जिंग मार्केट्स में फॉल करती हैं। सो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं, जो भी यूएसए के इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं, जिनको आप और आसानी से समझ सकते हैं FIIs के नाम से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम से, ये अपने पैसे को अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एशिया में पंप इन करना शुरू करेंगे। क्यों? इसके पीछे बड़ा सिंपल सा कारण है। देखिए बाइडन के अंडर क्या होगा, जो टैक्सेस हैं वो यूएसए में बढ़ने की पूरी चांसेस हैं। जब वो टैक्सेस वहां पे बढ़ेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पैसे को यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय दे विल शिफ्ट देयर मनी टू द मार्केट्स ऑफ एशिया। सो यहाँ पे अनदर फैक्टर, एक तो पहला काम तो ये होगा बिकॉज वो टैक्सेस बढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर क्या होगा, बिकॉज जो इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज हैं, दे प्रोवाइड एन एज ओवर डेवलप्ड मार्केट्स बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टिमुलस बाय द न्यू यूएस गवर्नमेंट। सो बाइडन ने क्या यहाँ पे बोला है, एक तो हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि ज्यादा अमीर लोग हैं उनके ऊपर, साथ ही में हम नया राउंड ऑफ स्टिमुलस लेकर आएंगे। जब नया राउंड ऑफ स्टिमुलस लाया जाएगा तो यूएसए में पैसा और ज्यादा आएगा।
यूएसए में पैसा और ज़्यादा आएगा तो वो सभी के सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा डालना शुरू कर देंगे। सो यहाँ पे अगर एक ऐसी मार्केट, भारत जैसी मार्केट या फिर सिंगापुर जैसी मार्केट, या फिर आप और यहाँ पे मार्केट्स को देख सकते हैं, मलेशिया की मार्केट, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी मैसिव लिक्विडिटी हो चुकी है, अगर और स्टिमुलस आएगा इट विल बी सीन एज अ ह्यूज पॉजिटिव, क्योंकि जो अभी डिमांड में स्लम्प है एशियन कंट्रीज में वो यहाँ पे वापस से बढ़ सकता है। सो दैट इज द रीजन बाइडन की जो प्रेसिडेंसी है ये एशिया की जनरल मार्केट्स के लिए भी बहुत अच्छी मानी जा रही है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कारण है, एशिया में ये लोग इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, वायरस हैंडलिंग मच बेटर है। अगर आप आंकड़े को देखें, मामलों को देखें तो एशिया में बहुत कम मामले हैं एज कम्पेयर टू द केसेस इन यूएसए अलोन। ठीक है, अगर चलिए मान लेते हैं, आप बोलेंगे कि यूएसए के जस्ट बाद इंडिया आता है, लेकिन अगर आप मौतों के आंकड़े को देखें तो इंडिया में मौतों के आंकड़ा बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर हम कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टेबल है, पॉलिटिकल क्लाइमेट स्टेबल है, ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ स्टेबल है, सोसाइटीज़ कोहेसिव हैं, वैल्यूज़ विच सूट द गवर्नमेंट डिक्टेट्स ऑन पैंडेमिक कंट्रोल मेजर्स अनलाइक इन द वेस्ट। सो चीज़ें काफ़ी बेहतर चल रही हैं एक्सेप्ट ऑफ चाइना। ओवरऑल एशिया का जो आगे जाके एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जो बाइडन। फर्दर लास्ट थिंग जो मैं आपके साथ यहाँ पे कवर करने वाला हूँ दैट इज द बिग रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सो वी हैव कवर्ड चाइना, वी हैव कवर्ड साउथ एशिया, ठीक है, इंडिया के साथ में, एंड नाउ वी आर कवरिंग साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में लगभग माना जा रहा है कि यहाँ पे पॉलिसीज लगभग सेम रहेंगी। द लाइकली इफेक्ट विल बी रिलेटिव चेंज ऑफ द स्टाइल एंड द इम्प्लीमेंटेशन। अगेन पॉलिसीज लगभग सेम रहेंगी बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ पे यूएसए का जो कॉमन चैलेंज है वो चाइना ही है। ठीक है, सब्सटेंस सेम रहेगा, सब्सटेंस यानी कि इंटेंशन सेम रहेगा, मोटिव सेम रहेगा, बदलेगा क्या, स्टाइल बदलेगा, इम्प्लीमेंटेशन बदलेगा। ठीक है, अभी तक प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीतियां थी ना वो इनकोहेरेंट थी, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, थोड़ी मौका परस्त एडमिनिस्ट्रेशन मानी जाती थी, स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के लोग ये बोलते थे जब ट्रंप का जो मन करता है वो तब वैसा बोल देता है। ठीक है, जिसकी वजह से दे वर नेवर क्लियर कि क्या यूएसए हमारे साथ है या फिर क्या यूएसए चाइना के साथ है। ठीक है, सो इस चीज़ का जो ये यहाँ पे इनकोहेरेंस थी, जो अनसर्टिनिटी थी, इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर देगा एक तरीके से बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज डेमोक्रेट्स की ये आप मान सकते हैं उनका एक सिग्नेचर मूव है ये कि फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छी कंटिन्यूटी लाते हैं। ठीक है, और जिगजैगिंग डिसीजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, डिसीजन मेकिंग एक कंटिन्यूटी होती है, एक विजन होता है, उसको फॉलो करते हैं, जो कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि मानी जा रही है, बाइडन ने अपने मैनिफेस्टो में कई बार इस चीज़ को बोला है कि हम बाय अमेरिकन शुरू करने वाले हैं। बाय अमेरिकन के चलते देखिए क्या होने वाला है, द प्लान इंक्लूड्स 300 बिलियन फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज रेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड लाइट वेट मटीरियल्स टू 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरियाज वेयर चाइना इज रैपिडली गेनिंग कैशे। अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर चलिए हम 10 एशियन नेशन को काउंट कर लेते हैं, वो सभी के सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसके ऊपर, दे आर डिपेंडेंट अपॉन चाइना। किस किस चीज़ के लिए, भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, भले वो 5G हो। लेकिन बाइडन ने यहाँ पे ये प्रॉमिस किया है कि हम आने वाले सालों में $300 बिलियन का जो फंड लेके आने वाले हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके लाइट वेट मटीरियल्स से लेके 5G से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों पे काम करने वाले हैं, सो दैट साउथ ईस्ट एशिया के देशों को यहाँ पे चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने में तकलीफ ना हो। दिस इज समथिंग जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ट्रंप नहीं कर पाए। ठीक है, अगर ये वाकई में प्रूव हो जाता है, आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट रिलीफ फॉर साउथ ईस्ट एशिया इवन अपार्ट फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी। चलिए मान लेंगे वहाँ पे इनकोहेरेंस खत्म हो जाएगी, लेकिन इकोनॉमी ही है जो कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया को बचा सकती है फ्रॉम द राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉम द चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। चाइना क्या करती है, हर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को लेवरेज पे ले आती है थ्रू इट्स ओन पॉलिसीज, लेकिन यहाँ पे वो जो लेवरेज गेन करके चाइना बैठा हुआ है उस लेवरेज को यूएसए ही यहाँ से छीन सकता है, अगर यूएसए रिलायबल सप्लाई चेन्स यहाँ पे बना सकता है विच गो थ्रू यूएसए, एंड यूएसए यहाँ पे सस्ते दामों में ये सभी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप देखें यूएसए में जो हुवाई को लेके बैन करने की बात चली थी, तो 72% लीडर्स ऐसा मानते हैं कि हुवाई को बैन कर देना चाहिए, बैन हुवाई एंड अदर चाइनीज फर्म्स फ्रॉम द यूएस 5G मार्केट। अगर ये वाकई में इस जो ये सर्वेक्षण हुआ था, अगर इस सर्वेक्षण को वाकई में सीरियसली लेते हुए
आगे बढ़ते हुए 5G टेक्नोलॉजीज के लिए यूएसए खुद कुछ करता है तो आई थिंक वो एक गेम चेंजिंग चीज होने वाली है फॉर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो पर्सनली और इवन अगर हम इस चीज का एक संक्षेप देखें तो माना जाता है कि बाइडन की प्रेसिडेंसी एशिया के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, चाइना के लिए बुरी हो सकती है, विच इज़ समथिंग विच एशिया नीड्स राइट नाउ। कई सारे मुद्दे हैं जिन पे हमने टच अपॉन नहीं किया, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, फॉर एग्जांपल जापान और साउथ कोरिया में जो यूएसए ने ट्रूप्स तैनात किए हुए हैं, इवन जो अफगानिस्तान में ट्रूप्स तैनात किए हुए हैं। बट अगेन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इनके ऊपर किस तरीके से काम होता है ये तभी बात कर पाएंगे वंस एक्चुअल रिजल्ट्स आर अनाउंस एंड एक्चुअल पॉलिसीज कम टू द फोर। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।